नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं गांव सवेरा। आज हम बात करेंगे उन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जो 1 जुलाई से देश में लागू हो गए हैं। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। आप जानते हैं कि ये कानून कैसे पास हुए? सिर्फ 5 घंटे की बहस, वो भी तब जब विपक्ष के 140 से अधिक सांसद निलंबित थे, उनको बाहर निकाल रखा था। क्या आपको लगता है कि 5 घंटे काफ़ी हैं इतने महत्वपूर्ण कानूनों पर बहस करने के लिए? और ये कानून अब 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। 650 से ज़्यादा जिला न्यायालय, 16,000 से ज़्यादा पुलिस थाने, सबको नई व्यवस्था अपनानी है, लेकिन क्या वे तैयार हैं? नए कानूनों में कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे शादी का वादा करके धोखा देना, 10 साल तक की सजा। सरकार कह रही है कि ये कानून क्रांतिकारी हैं, न्याय प्रणाली में सुधार लाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कानूनों में क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये कानून आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे? चलिए एक एक करके इन कानूनों को समझते हैं। पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की। यह कानून पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा। सरकार कहती है कि इसमें कई नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, सामुदायिक हिंसा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले इन अपराधों के लिए कोई कानून नहीं था? क्या पहले लोगों को मॉब लिंचिंग के लिए सज़ा नहीं मिलती थी? असल में पहले भी ये सब अपराध थे, बस अलग अलग धाराओं के तहत। तो फिर नया क्या है? दूसरा कानून बनाया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह कानून पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेगा। इसमें पुलिस को और अधिक शक्तियां दे दी गई हैं और फिर पुलिस रिमांड पहले 15 दिन का था और अब 60 या 90 दिन का। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? 90 दिन यानी 3 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना ट्रायल के हिरासत में, पुलिस की हिरासत में रह सकता है। आप जानते हैं कि पहले से ही कितने लोग पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल पुलिस के खिलाफ हजारों शिकायतें आती हैं। ऐसे में पुलिस की और अधिक शक्तियां देने का मतलब क्या है? उसकी शक्तियां बढ़ाने का मतलब क्या है? क्या यह नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं है? इन कानूनों में एक और बड़ा बदलाव है, डिजिटल एविडेंस को मान्यता देना। सरकार कहती है कि इससे साइबर अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी, लेकिन क्या हमारी पुलिस इतनी तकनीकी रूप से सक्षम है? ये जो डिजिटल साक्ष्य कैसे इकट्ठा किए जाएंगे? कैसे उसकी जांच होगी? क्या इससे लोगों की निजता खतरे में नहीं पड़ेगी? सरकार कहती है कि ये कानून न्याय प्रणाली को मजबूत करेंगे, लेकिन लंबित मामलों की भारी संख्या और जजों की कमी के चलते कैसे न्याय प्रणाली मजबूत होगी? भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 20 जज हैं, लेकिन अमेरिका में ये संख्या 107 है। क्या इन नए कानूनों से यह समस्या हल हो जाएगी? लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये कानून पिछले मामलों पर लागू होंगे? क्या 1 जुलाई के पहले जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, क्या उन पर भी ये कानून लागू होंगे? अभी कोई भी स्पष्टता इस बारे में नहीं है और इस अस्पष्टता का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, क्या उनको भुगतना पड़ेगा या फिर हमारे न्यायालय भी इससे प्रभावित होंगे? देश में कितने मामले लंबित हैं? बहुत सारे वकील कह रहे हैं कि 50 साल और लग सकते हैं इन कानूनों को सही से व्याख्या करने में। इनकी व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई है। तो जो लोग जेलों में बंद हैं, तो उनके न्याय प्रक्रिया में क्या असर पड़ेगा? इसके ऊपर बहुत सारे विरोध हैं। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, इन्होंने केंद्र को पत्र लिखा है, लेकिन क्या इनकी सुनी जाएगी? इन्होंने कहा है कि इन कानूनों को लागू ना किया जाए अभी के लिए, लेकिन अभी इन कानूनों के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसी के लिए हम आज एडवोकेट सारिम नावेद से बात करेंगे इन तीनों नए आपराधिक कानूनों के बारे में। सुनिए हमारी बातचीत। आप पिछले साल की आप सर्दियां याद करिए, जब विपक्ष के 140 सांसदों को सस्पेंड कर रखा था। उसी दौरान भारत की संसद में ने ये कानून पारित किए थे, तीनों कानून, और इन्होंने जो पुराने वाला जो न्याय व्यवस्था थी उसको चेंज किया है। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि न्याय पाने की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। और इसके लिए, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारिम नावेद, एडवोकेट सारिम नावेद। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार वकील के तौर पर काम करते हैं, वरिष्ठ। एक हिसाब से हम सीनियर एडवोकेट वैसे तो नहीं कहेंगे, डेजिग्नेटेड, लेकिन अपने काम के हिसाब से वो जरूर सीनियर हो गए हैं। और मेरे खुद के मामले में भी उन्होंने मुझे जमानत दिलवाई थी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें सारी लगातार, चाहे किसान, मजदूर या फिर सिविल सोसाइटी से जुड़े मुद्दे हों, माइनॉरिटीज से जुड़े मुद्दे हों, क्रिमिनल लॉ के ऊपर अच्छी पकड़ है। तो ये ऐसे बहुत एक लंबी फेहरिस्त है सारिम के बारे में, कि जिनमें सारिम लगातार एक हिसाब से एडवोकेसी करते हैं। सारिम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जैसे जो आम नागरिक है, जिसको नहीं पता है, कि कानूनी दांवपेच नहीं पता, उसको सिर्फ ये सुनने में मिल रहा है कि नए किस्म के कानून लागू हो गए हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि इस जो नए कानून कह रहे हैं, 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, ये इनमें नया क्या है, पुराना क्या था, पुराने में बदला क्या है? बिल्कुल एक बेसिक सवाल से हम बात को शुरू करेंगे।
तो देखिए ज्यादातर चीजें तो नहीं बदली हैं, ज्यादातर चीजें वही हैं जो पहले थी। ये मैंने कई जगह कहा है कि देखिए एक होता है ना कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों से कहा जाता है कि कोई प्रोजेक्ट बनाइए, कोई रिपोर्ट बनाइए। वो जाता है, उसे मिल जाता है इंटरनेट पे, कुछ आर्टिकल मिल जाता है उसी मुद्दे पे, तो कहता है मैं पूरा कॉपी करूंगा, पकड़ लिया जाऊंगा। तो थोड़ा बदल देता है, पैराग्राफ 1 को 5 कर देता है, पैराग्राफ 8 को 12 कर देता है, ऊपर नीचे करता है, थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे कर लेता है। इन्होंने ये किया है, 90% तो यही किया है। तो जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि ये हम आजादी के बाद पहली बार ये अंग्रेजों के कानून हटाए गए हैं, पहली बात गलत है। 1973 में भी सीआरपीसी पूरी तरह बदला गया था। दूसरी बात है कि ऐसा कोई इसमें नया चीज कोई है नहीं जो कहें कि लोगों के फायदे में हो। देखिए कुछ चीजें इसमें लाए गए हैं वो सुनने में अच्छी लगती हैं कि कहीं भी कोई जुर्म हो तो उसमें कोई सर्च करने पुलिस जाए वहां पे, जो कहते हैं रेड कहते हैं जिसको, तो उसकी फिर वीडियो रिकॉर्डिंग का कहा गया है। अच्छी बात है, तो पुलिस मनमानी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा है कि जो आप तहकीकात करने जाएं किसी क्राइम की जो कि एक ओहदे से अबव है, 7 साल से ज्यादा, उससे वो दंडनीय है, तो उसमें आप हर केस में फोरेंसिक एग्जामिनेशन करना होगा। सुनने में अच्छी चीज लगती है, फिल्मों में देखते हैं चीज ना ये कि भाई आती है पुलिस वहां पे, वो अपने जैकेट पहन के आती है और लोग बड़ा अपना बंदूक लेके आते हैं और वो करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में देखिए पुलिस के पास सारा पावर होता है नागरिक के खिलाफ। आप नागरिक, आपने खुद क्रिमिनल आपने केस फेस किए हैं, और अगर मैं कह सकूं कि पूरा बोगस केस था आपके खिलाफ, तो आप तो सिर्फ वो कवर कर रहे थे, आप तो किसान प्रोटेस्ट। इस सब के बीच में आप ये सब चीजें लाए हैं, मैं बड़ा खुश हूं उससे, लेकिन इस लॉ में ये नहीं कहा गया है कि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो सर्च की तो उसके मायने क्या है। अगर फोरेंसिक एग्जामिनेशन ना हो तो उसके मायने क्या है। उससे होता ये है इससे कि देखिए पुलिस करती है बदमाशी, कहेंगे हम वीडियो रिकॉर्डिंग हमने की थी, वो तो भाई वो करप्ट हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग हमारा, जिस फोन से हमने किया था वो तो टूट गया, चोरी हो गया। वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी लेकिन अरे गलती से वो तो मेरी पॉकेट में रह गया था, वो तो उसमें वीडियो नहीं है। तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा पावरफुल को बचाने के लिए। जब उसके खिलाफ केस होगा तो फिर ये सब हथकंडे आएंगे, और गरीब और डिसएडवांटेज जो तबका है उसको अटैक करने के लिए कहा जाएगा कि देखिए हाँ भाई ये तो हम करना चाह रहे थे लेकिन वहां पे तो इतने लोग आ गए कि हम कर नहीं पाए, उसका सर फट गया, उसको गोली लग गई, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये सेक्शन लाए थे, अगर ये भी बताना चाहिए था ना कि अगर ये चीज ना हो तो क्या पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस वाले ने अगर इसका उल्लंघन किया है तो क्या एक्शन होगा। इस पे ये पूरी तरह शांत है लॉ। अच्छा ये तो मैंने वो चीजें बताई, उसके आगे आप जरा जाइए तो आप देखिए कि इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस वाला कोई जुर्म कर जाए अपनी जो काम कर रहा है उसके 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 दौरान, तो ये भी सैंक्शन का एक प्रोविजन है कि भाई सरकार से पहले सैंक्शन लेते हैं कि भाई इनको प्रोसिक्यूट कीजिए। अब तो आगे बढ़ गए हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ उसी अफसर का जो सुपीरियर है सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकता है, आप और मैं तो शायद कंप्लेंट भी नहीं कर सकते इस नए कानून के अंदर। एक और इसमें लाए जी 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 आप प्लीज। हाँ जी, एक और मैं बता दूं जो मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगा इसमें, कि देखिए पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन भी करती है। कहते हैं कि भाई देखिए कहीं भीड़ हो रही है, कहीं हो रहा है, कि ट्रैफिक भी करने के लिए, कल जो हाथरस में हादसा हुआ जैसे वो है। अब इसमें ले आए हैं सेक्शन 172(2) जिसमें कह रहे हैं कि भाई ऐसे फंक्शन के दौरान पुलिस आपसे कुछ भी कहे मनदीप यहाँ नहीं है वहां खड़े हुई है, अगर आपकी नहीं मानी, आपकी बात नहीं मानी तो आपको वो 24 घंटे के लिए हिरासत में ले सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। किया है आपके, उन्हें कुछ नहीं चाहिए परमिशन मैजिस्ट्रेट से। तो ऐसे देखिए काफी इसमें सेक्शंस हैं जो कि दिमाग ही नहीं लगाया गया है, उसमें अधूरे लग रहे हैं मुझे ये। तो इसमें अगर हम थोड़ा पॉइंट के हिसाब से बात करें, जैसे मीडिया में भी हम लोग जो खबरें लिख रहे हैं, जो छाप रहे हैं, तो उसमें हम कह रहे हैं कि जो भारतीय दंड संहिता थी आईपीसी उस 1860 उसकी जगह पे अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 हो गया है। तो इसमें आईपीसी में जो बदला है इसमें क्या बदलाव है, एक बार थोड़ा आप बताएं तो। आईपीसी में देखिए बदलाव इतने कोई खास फिर नहीं है, वो
उन्होंने कहीं पे उन्होंने कुछ सेक्शन में कोई सजा बदल दी है, कहीं पे जैसे उन्होंने महिलाओं वाले पे उन्होंने किया है। हमने वो तो पहले भी देखिए सजा तो उसमें मैक्सिमम ही थी, उसमें मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक थी। तो उसमें देखिए ज्यादा जो परेशानी की बात है, एक तो है न्याय संहिता की नहीं, वो तो फिर वही नागरिक सुरक्षा संहिता की बात आती है, बेल वगैरह की, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन न्याय संहिता में एक अच्छी चीज लाए हैं कि ये लाए हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी कहीं जिक्र आ गया है, कहीं पर टेररिज्म का जिक्र आ गया है। टेररिज्म कवर होता है यूएपीए लॉ के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग कवर होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका पुलिस डिसाइड करेगी कि मैं इस कानून में तुम्हें करूंगा मैं सजा, या उस कानून में करूंगा सजा, क्योंकि उसके अलग एजेंसी है। यूएपी के लिए एनआईए है, पीएमएलए के लिए ईडी है। तो ये जो अगेन वो कंफ्यूजन लाए हैं इसमें जी। कंफ्यूजन है। अच्छा, इसमें अगर हम नागरिक सुरक्षा की तरफ बढ़े तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम बीएनएस 2023 लेके आए हैं, पहले जो सीआरपीसी थी उसके अगेंस्ट। तो और इसमें एक बात मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कस्टडी की पुलिस कस्टडी को खूब बात हो रही है, कह रहे हैं कि 60 से 90 दिन तक पुलिस कस्टडी में आपको रखा जा सकता है। पहले तो ये बहुत कम था, शायद 15 दिन था। तो ये जो 15 दिन से सीधा 60 या 90 दिन की पुलिस कस्टडी, इसको आप कैसे देखते हैं नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी? तो देखिए ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मेरे हिसाब से इन्होंने अभी 90 दिन पुलिस कस्टडी नहीं की है, लेकिन इन्होंने जैसे इन्होंने कानून बनाया है उसको वैसे पढ़ा जा सकता है। मेरे हिसाब से जो संवैधानिक हमारा क्या सिस्टम है उसके हिसाब से ये 90 दिन पॉसिबली नहीं है। इन्होंने देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि बेदिली से, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में केयरलेसली बनाया गया है ये कानून। तो उन्होंने एक उसमें हटा दिया, एक कॉमा के बाद 3 वर्ड से हटा दिए सब सेक्शन में। लेकिन मेरा से पूरा पढ़ेंगे तो अभी भी 15 दिन ही मैक्सिमम लिमिट है। इन्होंने किया ये है कि पहले होता था कि अरेस्ट के 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको लेनी होती पुलिस कस्टडी, जितनी भी लेनी है, मैक्सिमम होते 15 दिन। अब ये कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर आप ले सकते हैं, तो उससे फिर बेल पे भी इफेक्ट आएगा उस पर। लोग कहेंगे बेल में तो हमें और शायद करना पड़ेगा। तो दूसरी बात है जो आपने कहा कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी, इन्होंने ऐसे ड्राफ्ट किया है लॉ कि मेरे हिसाब से वो नहीं है लॉ में, लेकिन काफी पुलिस वाले होंगे, काफी जज होंगे जिन्हें लगेगा कि ये 90 दिन तक की पुलिस कस्टडी परमिटेड है इसमें। तो देखिए जो बेदिली से जो केयरलेसली किए गए हैं, सबसे बड़ा इनका इफेक्ट आएगा अगले, आप देखेंगे 1, 2, 3 महीने से लेकर अगले 3-4 साल तक कंफ्यूजन होगा, हर तरह कंफ्यूजन होगा। जज कंफ्यूज रहेंगे कि सही लॉ क्या है, लॉयर कंफ्यूज रहेंगे, पुलिस कंफ्यूज रहेगी, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचेंगे, तब कुछ जाके कुछ सेटल होगा। ये तो सही कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, हमको याद है कि 1971 1973 वो साल थे जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो कानून थे उस समय, वो तो उनके बारे में एक हिसाब से इंटरप्रेट भी किया था। तो अब ये मामला भी है कि जो नए कानून है उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। और दूसरा, एक जैसे अभी के लिए तो एक आपके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है, जिसके बिना पर वकील है वो अपना केस बिल्ड करता है, जज फैसला सुनाता है, वो देखता है कि पहले ऐसे मामलों में किस किस्म से फैसले सुनाए गए हैं। तो एक पूरा है हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा। अब तो आपके पास वो है भी नहीं ना, तो उस जो नए कानून है उनको उनकी इंटरप्रिटेशन है ना ही, उसके लिए कोई अगर हम बात करें तो एक पूरा हिस्ट्री पड़ी है। जैसे यूएपीए के कानून, जो आप आतंकवादी कानून कह रहे थे, पीएमएलए के कानून, उसको इसी में ले आए, ये तो आईपीसी में ही ले आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक आपके पास मतलब हिस्टोरिकल एक पूरा जो एक होता है खाका, जिससे आप देख के आप जिरह भी करते हैं और फैसला भी सुनाया जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो ये या तो बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा बेदली से बनाया गया लॉ है, या फिर बहुत ही सोच समझ के बनाया गया लॉ है ये। क्योंकि ये हर जो जिन्हें हम मानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके मानते हैं कि बड़े अच्छे सिस्टम है, जिन्हें कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उसी तरह हम बन जाएं, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, उसमें एक सैकड़ों सालों की कंटिन्यूटी है लॉ की। जैसा आपने कहा कि अहमियत क्या है, जो अब तक लॉ डेवलप हुआ है वो 100-150 साल का है।
उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हैं वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स भी हैं, जो हम कहते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स, जो कहीं ना कहीं आधी दुनिया उसको फॉलो करती है। उसके कुछ उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब जिसको भी गिरफ्तार किया जाए उसको माना जाए कि निर्दोष है जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए, कि उसको बेल दी जाए, उसको बिना वजह ना रखा जाए। अब ये सब आप जो बेल पे आपने एक ले आए हैं कि आपके अगर डिफॉल्ट बेल में भी अगर आपके पास ज्यादा कोई और ऑफेंस में अगर आपका वो है इन्वॉल्वमेंट, तो डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन देखिए जो कॉन्फिडेंस होता है लॉयर और जज में, देखिए जिसका भी आपको क्रिमिनल केस छोटा बड़ा नहीं होता, किसी ना किसी की लिबर्टी का सवाल है, किसी की जिंदगी का सवाल है, और बेचारे विक्टिम की जिंदगी का सवाल है। जी। इसमें अगर वकील और जज एक दूसरे को देख रहे हैं खड़े होके कि हमें पता नहीं क्या है ये, क्या लिखा है, जज साहब आज तो आप ये कर देंगे, लेकिन कल केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब ये होता है, बंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब ये होता है। आपको एग्जांपल दे दूं, सबसे पहला इशू क्या आएगा, उस पर कल जजमेंट भी आया है पंजाब हाईकोर्ट का, कि 1 जुलाई को तो आपने लॉ ले आए आपने ये, लेकिन मानिए आपका एक केस चल रहा है आपका 2020 से, तो इसमें कौन से कोई प्रोविजन अप्लाई होंगे, इसके हिसाब से है कि कोई अप्लाई नहीं होंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके लोग कहेंगे कि देखिए ये तो मेरे लिए फायदेमंद है नया लॉ, या सरकार कहेगी कि हमारे लिए फायदेमंद है तो इसको ही अप्लाई कीजिए। तो ऐसा कट ऑफ लॉ में चलता नहीं है, तो कोर्ट को भी सोचना पड़ता है कि अगर लॉ आ गया है उसमें फायदेमंद है किसी के लिए, तो उसको अप्लाई क्यों ना करें हम। दूसरा है, आपके साथ कुछ हुआ है, अगर आपके साथ 2022 में कुछ हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, कुछ हुआ है, लोग ये नहीं है कि फौरन कर देते हैं पुलिस कंप्लेंट। हमारे लॉ में तो जो जुर्म होते हैं, जो 3 साल से ज्यादा सजा वाले होते हैं, उनके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आप 10 साल बाद भी केस कर लीजिए, 15 साल बाद भी केस कर लीजिए। तो उसका 2022 का देखिए होता है ना, जैसे बिल्डर ने आपका पैसा मार लिया, आप तब नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि बिल्कुल ठग लिया इसने मुझे, तो 2024 में केस करेंगे, उसके बाद जुलाई के बाद तो किस में केस चलेगा, वो सीआरपीसी में चलेगा, वो आईपीसी में चलेगा, या भारतीय न्याय संहिता में चलेगा केस। ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आने वाला है अभी। किस स्टेज पे बीएनएस टेक ओवर कर लेगा, बीएनएसएस टेक ओवर कर लेगा, किस स्टेज पे आईपीसी सीआरपीसी चलेगा, ये तो बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। और एक बार शुरू हो गया फिर तो उसका देखिए वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस लड़ा जाएगा उस पे। तो आप मान रहे हैं कि अदालतों में केओस खड़ा होने वाला है? केओस खड़ा होने वाला है, अभी केओस अब ये अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल है, उस पे आप खुद सोचिए। अच्छा, खड़ा होने, आपको लगता है कि लेकिन खड़ा होने वाला है 100%? 100%। कोई वकील, कोई जज, कोई पुलिस वाले से बात की है मैंने, कोई तैयार नहीं पूरी चीज के लिए। हम सब ने लॉ पढ़ा है नया, लेकिन देखिए ये पहला लॉ जो था वो हमने 5 साल हमने लॉ स्कूल में पढ़ा, हमने फिर हमने 15 साल प्रैक्टिस करी है। अगर हमने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी है तो कम से कम जिनके अंडर हमने प्रैक्टिस करती है, जो सीनियर्स हैं, उनसे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बुक्स हैं, कमेंट्रीज हैं, जजमेंट्स हैं। 2022 का जजमेंट जो होगा वो पूरी हिस्ट्री बता देगा आपको 1905 से कि इसमें लॉ कैसे डेवलप हुआ, पहले ये सोचा कोर्ट ने, फिर ये सोचा, फिर नया सेक्शन कभी अगर आया या फिर नया इंटरप्रिटेशन आया, नई टेक्नोलॉजी आई, तो ये है पूरा हमको श्योरिटी रहती है हमको कि लॉ क्या है। ये इन्होंने कर दिया है कि हमने डाल दिया, आप देखो, बात करो, देखते हैं। अच्छा, सारी इसको लेकर ना पुलिस के जो डीजीपीज हैं वो हर एक स्टेट के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ये तो बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, 45 दिन में ही फैसला सुनाना होगा, तो कितना फास्ट हो गया है आज के समय में इंडिया में न्याय पाना। और ऐसे कहा जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है बहुत सारा, उसमें डिजिटल EFIR की बात हो रही है, तो इस किस्म की जो फैंसी चीजें वो गिनवाई जा रही हैं। 45 दिन में फैसला सुनाया जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो डिजिटलाइजेशन, EFIR और ये सब बात हो रही है कि पुलिस एकदम टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएगी, इसको आप कैसे देखते हैं? EFIR बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन EFIR की बात करेंगे क्या? आप जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे? अभी भी क्या प्रॉब्लम है? FIR में आपको एक खत भेजना था आपको बस करने के लिए, कितनी FIR लॉन्च करते हैं लोग। ये FIR आपको करा देंगे, उसको भी डिसाइड करना है कि whether FIR बनेगी नहीं बनेगी, या फिर वो कहेगा कि ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है।
वो जो कह रहे हैं कि डिजिटाइज कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इंटेग्रिटी वो है कि जो विटनेस अगर आप इस पे कर रहे हैं, वीडियो पे कर रहे हैं, पूरा एक प्रोसीजर है दिल्ली में तो कि भाई उसमें आप अगर दूसरी जगह पे होगा उसे कहेंगे रिमोट पॉइंट, वहां पे रिमोट पॉइंट कोऑर्डिनेटर होगा जो कि इंडिपेंडेंट आदमी होगा, वो सर्टिफाई करेगा। और ये पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं कि मानिए आप मुझे कर रहे हैं विटनेस, हाँ कह रहे हैं तुम वीसी पे आ जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं आने की, अभी आ जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे कोई बैठा मुझे चिपका रहा है सामने, कैसे पता चलेगा आपको? मैं ही हूँ लोग वो भी तो करेंगे। बिल्कुल। बड़ा अच्छा उन्होंने किया है कि भाई समन करने हैं, कल उन्हें समन करना है मनदीप पूनिया को, हाँ ये दिखाना है सिर्फ कि हमने डिजिटल हमने कर दिया। अब आपका कोई ऐसे कोई आपका कोई वो है ईमेल एड्रेस और वो सरकारी वो जिसमें आपको रोज चेक करना है, आप कहेंगे आपको पहुंच ही गया। आपका मैं बता दूं, मैं मनदीप पूनिया 2384@yahoo.com दिखा दूंगा आपके साथ समन सर्व हो गया, आए नहीं है तो ये आपके खिलाफ फिर आपकी एब्सेंस में केस चलेगा। देखिए डीजीपी वगैरह जो होते हैं, पहली बात है कि डीजीपी वगैरह होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो इन्वेस्टिगेटर तो होते नहीं है। आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको पता भी नहीं होता उनको तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में और क्या क्या होता है। दूसरी बात है कि उनको तो और पावर दे दिए हैं डंडा चलाने के, और पावर दे दिए हैं लोगों को चुप कराने के, ये तो खुश रहेंगे ही। लेकिन नागरिक के तौर से जी सॉरी हाँ सॉरी अब आप प्लीज। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ नागरिक तौर से हर सोचे कि आप क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, हमारे देश में क्यों लंबी लाइनें लगती हैं इन एम्बेसीज के बाहर, लोग जाते हैं इलीगली, बिकॉज वहां पे रूल ऑफ लॉ है। आपको पता है मैं वहां पहुंच जाऊंगा, अगर मैं इलीगली भी पहुंचा तो भी एक कानूनी प्रतिक्रिया होगी, मुझे इज्जत से और सही तरीके से मुझसे डील किया जाएगा। जो आप वहां चाहते हैं यहाँ क्यों नहीं चाहते? यहाँ पे अपना बर्बाद कर रहे हैं कानूनी प्रतिक्रिया। तो आपको लगता है कि सारे ये जो नए कानून आए इससे कहीं ना कहीं पुलिस स्टेट जैसा कुछ क्रिएट हो जाएगा कि पुलिस एक मोर पावरफुल तरीके से एक हिसाब से नागरिकों के ऊपर असर्ट करेगी अपनी पावर्स को? बिल्कुल करेगी। देखिए वो करती आप ही रही है। हमारा एक बहुत बड़ा हमारी कमी रही है यहाँ पे जो हम डील करते हैं पुलिस अकाउंटेबिलिटी से, कि हमेशा हम डील करते हैं पुलिस अकाउंटेबिलिटी एट द टॉप से, कि डीजीपी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका टेन्योर कितना होगा, कहाँ से आएगा। एक आम आदमी पुलिस में किससे उसका वो सरोकार होता है? हेड कांस्टेबल से होगा, कांस्टेबल से होगा, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बड़ा आदमी होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है कोई बड़ा आदमी होता है, वो तो मर्डर केस में आता है, वरना इतना दिखता भी नहीं, मिलता भी नहीं है वो तो। अब हम जो पुलिस हमारी सिस्टम रहा है वो हमारा रहा है, ब्रिटिश राज से कंटिन्यू करा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और कहीं रिफॉर्म भी करना है इसमें दो राय नहीं है। पुलिस स्टेट तो हम कहीं ना कहीं थे ही, हम पुलिस करके कुछ भी कर जाए, नागरिक के राइट्स कुछ नहीं, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं। अब जो ये ले आए हैं ये तो उन्होंने उसको और फर्म अप कर दिया है, मतलब जो 50-50 जो हो रहा है उन्होंने 70-30 कर दिया है इन्होंने। पुलिस को चाहे करे, जिसको चाहे उठा ले जाके, जितनी पुलिस कस्टडी में रखना रख ले, पुलिस कस्टडी तोड़ दे, डिफरेंट पार्ट कहने के हमें उसमें बेल में अपोज करेंगे इसको हम। इसमें एक बड़ा ही अजीब सा हुआ, थोड़ा टेक्निकल है, मैं समझाना चाहूंगा मैं, एविडेंस एक्ट में बहुत ही कम चेंज है, दो ही तीन है। एक लाए हैं, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस, एक होता है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस होता है जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर कोई दस्तावेज है, वो दस्तावेज मैं खुद कोर्ट में जाकर देता हूँ कि देखिए ये दस्तावेज है, ओरिजिनल में है, मैं दे रहा हूँ कोर्ट में। दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस कि भाई मैं अगर नहीं आ पाऊँ या मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो कुछ कंडीशन होती है, उसके बाद उनका फोटोकॉपी या उसकी कॉपी दे दीजिए, आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, किसी और का बयान दे दीजिए, कुछ बहुत ही कम उसमें होता है ये। तो उसमें ये ले आए हैं सेकेंडरी एविडेंस में कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसे प्रोसिक्यूशन या कोर्ट की ओपिनियन में कि उसको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके बहुत सारे उसके एनेक्शर्स हैं, बहुत उसकी बड़ी हिस्ट्री है, तो आप सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ले आइए और ऐसे कोई एक्सपर्ट ले आइए जो डॉक्यूमेंट पढ़ के बता दे कि उन सब चीजों में क्या था। आप समझ रहे, सारा शॉर्ट सर्किट कर दिया उन्होंने, गवाही सारी उन्होंने। किसी ले आएंगे, अफसर को ले आएंगे, पुलिस अफसर को, ये हाँ भाई पुरानी चार्जशीट है किसी के खिलाफ, उसका मतलब ये होता है सर। उसमें क्या चेहरे करेंगे आप, क्या फैक्ट्स निकालेंगे? उसने अगर आके झूठ बोल दिया, उसने आके, आप क्या करेंगे? तो देखिए सिस्टम हमारा सिंपल था कि जो गवाही है, जिसने जो देखा है, जिसको जानता है, वो आके उसमें आए, गवाही करे और अपना सवाल जरे हो और उसके बाद फैसला हो जाए। प्रॉब्लम कहते हैं डिले वगैरह की, प्रॉब्लम डिले ब्यूरो की वजह से नहीं है,
आप 50 और जज अपॉइंट कीजिए, 100 और जज अपॉइंट कीजिए, 150 जज अपॉइंट कीजिए, वो हो जाएगा। आपको पता होगा कि अभी भी सीआरपीसी में लिखा है कि भाई ट्रायल तो रोज रोज होना चाहिए। अभी भी यूएपीए में लिखा है, एनआई एक्ट में लिखा है कि ट्रायल रोज रोज होना चाहिए। कभी नहीं होता, क्योंकि आपने कैपेसिटी नहीं बनाई है। आपका आपका बीमारी कुछ और है, आपका इलाज कुछ और है। मतलब कि किसी को अगर कैंसर हुआ है, उसको जाके आप कीमोथेरेपी कराएंगे, उसको जाके आप इलाज कराएंगे। ये तो कह रहे हैं मेकअप चेहरे पे, ताकि चेहरा थोड़ा ज्यादा गुलाबी लग जाए, तो उससे कैंसर ठीक थोड़ी होगा। ये आप मान रहे हैं। अच्छा, इसमें सीआरपीसी की हम बात करें तो इसमें पहले ये भी था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज, अलग अलग लॉज में अलग अलग किस्म के प्रोविजंस भी थे, तो एक फेडरल ढांचे की बात होती थी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो नए कानून सीआरपीसी को जो इन्होंने बदला है, उसमें क्या स्टेट्स को पावर बची है या फिर नहीं है? बिल्कुल बची, वो संवैधानिक पावर है, वो करेंगे भी, करना चाहिए भी। और वही है, जब आप बिना सोचे समझे आप ऐसे लॉज लाएंगे, स्टेट्स को तो अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। सीआरपीसी में बहुत कम अमेंडमेंट थे स्टेट स्पेसिफिक। तो सोच समझ के देखिए, सालों साल बात करके सब एक्सपर्ट को लेके यहाँ पे इन्होंने एक वकील को बिठा दिया, महेश जेठमलानी को, एक रिटायर्ड जज हैं और कोई 2-3 प्रोफेसर हैं, उनको बिठा दिया, बना दिया। हमने कहा हमने कंसल्टेशन ना किसी बार एसोसिएशन में सर्कुलेट हुआ। मैं तो वकील हूँ, हमारे पास तो बार एसोसिएशन 10 और बार काउंसिल के 10 आते हैं मैसेज रोज। हमने कभी देखा नहीं कि बीएनएस का वो है। देखिए, सिस्टमैटिक कंसल्टेशन होते हैं, ऑपोजिशन से बात की जाती है। इतने तो 10, 15, 20 बड़े वकील तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। उनसे सोचिए समझिए कि भाई क्या वजह है कि ये जो, देखिए बड़ा आसान लगता है ना कि सब वीडियो डिजिटाइज कर दिए। बिल्कुल कर दीजिए सर, बिल्कुल कर दीजिए, लेकिन उसका फायदा क्या है? अगर जो गवाह आना है, अगर वो कंप्यूटर के उस तरफ बैठा कोई आदमी उसको अगर धमका सकता है, कोर्ट में इसलिए बुलाते हैं ना, यहाँ पे तुम सेफ हो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। यहाँ पे एक और चीज लाए हैं, कह रहे हैं कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आनी चाहिए, मतलब गवाहों को सुरक्षा की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या लिखा है? उसने कहा है कि हर स्टेट अपनी बना ले। एक लाइन है, हर स्टेट अपनी बना ले। अरे भाई, अगर तुम लॉ बना रहे थे, इतना तुम जो कह रहे हैं डीकोलोनियलाइज कर रहे थे, उसको आजादी के बाद तुम पहली बार तुम वो कर रहे थे, आजादी ला रहे थे, तो इतना तो लिख देते कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में क्या है, कुछ बजट देते, उसका कुछ तरीका देते। अगर इतना आपको डीकोलोनियलाइज करना था तो आप इतना कहते ना कि देखिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मानता हूं मैं। पुलिस के पास पावर होनी चाहिए, सर्च सीजर बिल्कुल मानता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे अरेस्ट करे, मैंने गलत किया है, मैंने कुछ, लेकिन अगर गलत किया है पुलिस ने, तो उसके ऊपर भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। थोड़ा इन्होंने उसमें कुछ लाने की, मोटी करने की कोशिश की है कि अगर किसी पुलिस वाले ने कुछ अगर गलत बना दिया है डॉक्यूमेंट, हाँ, तो उसको हम वो करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे। लेकिन उसका प्रोसीजर फिर वही आपने रखा है कि पहले सैंक्शन लीजिए जाके, फिर सुपीरियर की परमिशन लीजिए। पुलिस वाले को आप एक्स्ट्रा ऑर्डर क्यों दे रहे हैं आप ये? आज 70-75 साल की इस देश की हिस्ट्री में, मैं माफी चाहता हूं पुलिस वालों से, लेकिन ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं लगा किसी को यहाँ पे कि भाई पुलिस जो है वो ऐसी संस्था है कि उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो तो जो करता है सही करता है। तो अगर आपको रिफॉर्म करना ही था लॉ, तो उस तरफ रिफॉर्म करते। देखिए, हमारे पास, हमारे मुल्क में लॉज have always been the best, सबसे अच्छे हमारे कानून होते हैं। फिरंगी आते हैं, हमारे कानून तुम्हारे इतने अच्छे हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो लागू नहीं होते। लागू कराओ, पुलिस पे भी अकाउंटेबिलिटी करो। मैंने गलत किया है तो मुझे भी सजा दो, पुलिस वाले ने गलत किया उसको भी सजा दो। ये होता है रूल ऑफ लॉ। तो सारी एक, मैं अगर आखिरी सवाल पूछूं तो बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं और बहुत सारे अपोजिशन पार्टियां हैं, वो सब इसको लेकर क्रिटिकल हैं। इवन बहुत अलग अलग किस्म के कमेंट आ रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही मजाक है, और सिविल सोसाइटी मेंबर्स की बात करें, तिस्ता सीतलवाड़ का कमेंट आया कि उन्होंने कहा ये तो हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। कोई कह रहा है कि ये तो बिल्कुल पुलिस स्टेट बनाने जैसी बात है। तो इन सारे कमेंट्स को अगर आपको समराइज करना हो, आप क्या तिस्ता सीतलवाड़ की बात से सहमत हैं? क्या पुलिस स्टेट बनने की तरफ क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने का एक ये जो कानून आए हैं, ये कोई इशारा कर रहे हैं? तो इनके ऊपर अगर आपको कमेंट करना हो। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो एक पॉलिटिकल इशू है। आई मीन, ये कानून तो उसकी तरफ
ले जा रहा नहीं ले जा रहा वो तो देखिए, वो तो आप 10 साल बाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट बताएंगे वो तो। तो आप कह रहे हैं पुलिस स्टेट की तरफ, ये उसकी तरफ 2 कदम और हैं, ये डेफिनेटली 2 कदम और हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई नहीं गई है इसमें, और उनके पावर बढ़ा दिए गए हैं उनके। और हिंदू राष्ट्र की वजह से मैंने कहा कि उसको जो देखिए सरकार पावर में रहेगी तो ये तो आपने पावर दे दी ना पुलिस को आपने अब। और हमारी पुलिस तो बहुत ही आज्ञाकारी होती है, वो कम्युनिस्ट सरकार होती है तो उसके डंडा चलाती है वो। हाँ, तो हिंदूवादी सरकार है उसकी डंडा चलाती है। तो नागरिक को ये देखना है कि भाई देखो मुझे डंडा खाना है नहीं खाना। अच्छा सारिम, कोई और कमेंट इसके ऊपर, क्योंकि मैं मान लो कोई पॉइंट मेरे से छूट रहा हो, मेरा बैकग्राउंड लॉ का नहीं रहा है, तो इन जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं इसमें हमारी बातचीत में कोई चीज छूट रही हो फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं, तो कोई और ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि इस पे बात बिल्कुल नहीं हो रही, ये इस पॉइंट पे बात होनी चाहिए? जी नहीं, देखिए मैं इसमें ये मैं जरूर बता दूं मैं इसमें कि जो प्रोसीजर जो है नॉर्मल प्रोसीजर जैसे कहते थे हम केस का, तो उसमें छोटे छोटे चेंज आए गए हैं। अब ये उन्होंने कर ये दिया है कि देखिए पहले माना जाता था कि देखिए आप अक्यूज्ड अगर हैं तो आपके पास पावर नहीं होता ना, आपके पास होता है एक वकील होता है जो कि कोर्ट में जाकर कुछ कर सकता है। अभी इन्होंने कुछ चीजें कर दी इन्होंने, जैसे कि एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज स्टेज होता है ट्रायल में, उसमें वो केस की शुरुआत होती है, तो चार्ज फ्रेम के बाद ट्रायल शुरू होता है। इन्होंने कह दिया है कि जब वो स्टेज आएगी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, दारोमदार है कि आप 60 दिन के अंदर एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप करें। तो उसका मतलब क्या है, अगर मैंने 60 दिन के अंदर नहीं किया, हाँ, क्या मेरा चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा? अगर सारे विटनेस अगर ऑनलाइन अगर होना है, तो भाई मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि ये आदमी सही है, कि ये आदमी प्रेशर में नहीं आ रहा है? मैं कैसे डॉक्यूमेंट करने होते हैं ना विटनेस को, हमें मैं कैसे कन्फर्म करूंगा? इनके तरीके हैं, लेकिन उसका होता है कि आप पहले 1 दिन पहले भेजिए डॉक्यूमेंट को, वो प्रिंट आउट लेगा, वहां पे देखेगा। पुलिस के पास तो आपने पूरा दे दिया, आपने 90 दिन दे दिए, आपने अनलिमिटेड टाइम दे दिया, तुम करो इन्वेस्टिगेशन करो उसके पास क्या है? अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई 2-3 आप टेस्ट केस ले लीजिए जहां पे बहुत ही बुरा हुआ हो, मतलब कोई अमीर अक्यूज्ड हो, उसने बिल्कुल ही उसने पैसे खिला के वो किया हो, ट्रायल को बिल्कुल उसने वो सब ऑन किया हो, ऐसे एग्जाम्पल होंगे, उनको भूलिए। जो हजारों लाखों करोड़ों केस जो हैं गरीब आदमी के होते हैं, आपको पता है, कोर्ट जाके देख लीजिए आप, वहां पे कोई लखपति करोड़पति खड़े होते हैं। उसके लिए जो आपने किया था, अपने जो प्रोटेक्शन जो थे, जो उसका डिफेंस काउंसिल होता है, डिफेंस काउंसिल हमारे पास क्या होता है? काला कोर्ट होता है हमारे पास। एक मेरे पास ना डंडा है, मेरे पास ना कोई पावर है जाके मैं इन्वेस्टिगेशन करूं, मैं बस कोर्ट में दलील करता हूं कि भाई यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मंगवा लीजिए, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मंगवा लीजिए। तो आपने उसको ही आपने इतना इम्बैलेंस कर दिया है आपने, ये पुलिस का पलड़ा आपने और भारी कर दिया है कोर्ट में। तो इतना ही मैं कहूंगा जी। तो ये सारिम नावेद से हमारी बातचीत थी, और इस बातचीत को हम आगे भी कोशिश करेंगे कि कुछ महीनों बाद एक बार फिर से बात करें, क्योंकि उस समय तक हमें इन सारे कानूनों के बारे में बहुत सारी चीजें और भी समझ में आ जाएंगी। बहरहाल अब तो यही कह सकते हैं कि 1 जुलाई की रात 12 बजे से ही ये कानून लागू हो चुके हैं, और देश के 650 जिला न्यायालयों और करीब 16,000 पुलिस थानों में अब ये इन नए कानूनों का राज है, और इन नए कानूनों के हिसाब से ही आपको न्याय मिलेगा या आपके साथ आपके मामले दर्ज किए जाएंगे। तो शुक्रिया सारिम, और दोबारा हमारी मुलाकात होगी इसी टॉपिक पर एक बार ज्यादा क्लैरिटी के साथ। जी शुक्रिया, थैंक यू सर।